साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों आज बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी को लेकर, जो कि एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और उससे रिलेटेड एक बड़ा अपडेट सामने आया है। और अपडेट है असम से संबंधित। असम में जो उग्रवादी संगठन है उल्फा, उसके बारे में एक बड़ा फैसला लिया है भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कि उसको अवैधानिक संगठन यानी इल्लीगल ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। और ये सब काम किया जाएगा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत, यानी अवैधानिक क्रियाकलाप रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत। और ये काम इसलिए करना जरूरी है क्योंकि भारत सरकार का मानना है कि जब तक इसे अवैधानिक घोषित नहीं करेंगे और इसके जितने भी यानी उल्फा नामक जो उग्रवादी संगठन है, इसकी जितनी शाखाएं हैं, जितने इसके ग्रुप्स हैं, जितने इसके एसोसिएटेड नेक्सस नेटवर्क्स हैं और जितने इसके फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबको जब तक क्रिमिनलाइज नहीं किया जाएगा उनकी एक्टिविटीज को, तब तक नॉर्थ ईस्ट में और खासकर असम में जो शांति है उसको नहीं बरकरार रखा जा पाएगा, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश लगातार कर रहा है। इसलिए ये फैसला लिया गया है कि अब एक ऐसा ट्रिब्यूनल बनेगा जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माइकल जोथान खुमा के अध्यक्षता में बनेगा। और ये ट्रिब्यूनल ही देखेगा कि कानूनी हिसाब से कौन, जितने भी ऐसे हमारे पास कानून हैं उसके स्तर पर इसे अवैधानिक घोषित किया जाए। साथियों आपको बता दें कि उल्फा को लेकर के समय समय पर भारत सरकार कई प्रकार के निर्णय करती रही है। कभी इसे बैंड ऑर्गेनाइजेशन घोषित करती है, इस पर प्रतिबंध लगाती है और प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ा देती है। फिर प्रतिबंध जब 5 साल का समय पूरा होता है फिर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा देती है। लेकिन इल्लीगल ऑर्गेनाइजेशन घोषित करना और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करना यूएपीए कानून के तहत ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम होता है। ऐसे उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों को रोकने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। और यहां पर यह जानना जरूरी है कि उल्फा के खिलाफ ऐसी कार्रवाई क्यों हो रही है, क्योंकि उल्फा का उद्देश्य है कि भारत सरकार विरोधी कार्रवाई करना, इंडियन यूनियन जो भारत का संघ है इसके अगेंस्ट में कार्रवाई करना, और वो भी आर्म्ड स्ट्रगल करके, सशस्त्र संघर्ष करके असम को एक सॉवरेन, एक इंडिपेंडेंट, एक सोशलिस्ट कंट्री बनाना, भारत से अलग करके एक नया देश बनाना। इसके लिए उल्फा 1980 के दशक से लगातार काम कर रहा है और आज भी इसके जितने भी ऐसे ग्रुप्स हैं एसोसिएटेड, वो सब इसी काम में एक्टिव हैं। और इसके साथ साथ ये जो है किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन के कामों में भी लगा है, जिससे इसका पूरा फंडिंग होती रहे और ये भारत विरोधी गतिविधियों को कर सके। साथियों भारत को डीस्टेबलाइज करने के लिए अगर हम पूरा उल्फा का इतिहास देखें कि कैसे उल्फा बना था, तो 1979 में 7 अप्रैल के दिन कुछ ऐसे 6-7 युवा थे, उग्रवादी माइंडसेट के युवा थे, जिन्होंने असम के शिवसागर जिले में एक जगह है रंगपुर, और जो रंगपुर का जगह है वहां पे रंग घर जिसको बोलते हैं, सॉरी, रंग घर में कुछ ऐसे लोग थे, उनका नाम था भीमकांत, अरविंद राजखोवा, अनूप चेतिया, प्रदीप गोगोई, परेश बरुआ। इन सब ने ये लक्ष्य तय किया कि वो उल्फा नाम का संगठन बनाएंगे और एक सॉवरेन सोशलिस्ट असम बनाएंगे आर्म्ड स्ट्रगल करके, और भारत सरकार से, भारतीय संघ से असम को पृथक करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार कॉलोनियल पावर है, उपनिवेशवादी सरकार है। भारत सरकार असम के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, जो ऑयल वेल्स यानी असम में तेल के कुएं हैं या कोल फील्ड्स है, चाय के बागान हैं, इन सब का तो लाभ ले रहे हैं, भारत सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। लेकिन ये सरकार असम के लोगों के हित में काम नहीं कर रही है और यूटिलाइज केवल कर रही है, एक्सप्लॉइट कर रही है। और उनका इशारा ये भी था उल्फा वालों का कि जब बांग्लादेश का निर्माण हो गया 1971 में, तो उस समय जो इल्लीगल माइग्रेंट्स, जो बांग्लादेशी थे, अवैध तरीके से जो असम में बड़े पैमाने पर घुस रहे थे, तो असम वाले चाहते थे, खासकर उल्फा के लोग चाहते थे कि उन्हें वापस निकाला जाए, ताकि असम के जो संसाधन हैं, असम की जो धरती है, उसका इस्तेमाल बस असमी लोगों के लिए हो, न कि बांग्लादेशियों के लिए। लेकिन जब देखा गया कि सरकार ने कोई खास एक्शन इस पे उस समय नहीं लिया, जिस भी रीजन से न लिया हो, सरकार ने जब निर्णय नहीं लिया, तो उल्फा नाम का उग्रवादी संगठन बना दिया गया और उसने एंटी इंडिया ऑपरेशन करना शुरू किया।
और एंटी इंडिया ऑपरेशन करने के क्रम में उल्फा यहां तक चला गया कि उसने जितने भारत विरोधी शक्तियां थीं उन सबसे 1980 के दशक में गठजोड़ स्थापित कर लिया। और इसने सबसे पहले तो जो उग्रवादी संगठन हैं बांग्लादेश में चटगांव हिल्स में, उनके साथ गठजोड़ स्थापित किया। चटगांव हिल्स का इस्तेमाल करने लगा ट्रेनिंग कैंप के रूप में, और वहां पे अलग अलग अपना कैंप बना करके जो अलग अलग वीपन्स को कलेक्ट करने के लिए उस जगह का इस्तेमाल करना शुरू किया। इसके अलावा म्यांमार के जो इलाके थे उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। और फिर जितने भी ऐसे एलिमेंट्स थे भारत विरोधी, जैसे अफगान मुजाहिदीनों के साथ संपर्क स्थापित किया। ISI जो पाकिस्तान का है उसके साथ संपर्क स्थापित किया। और जो मुल्फा और मुल्टा नाम के दो ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनका बांग्लादेश से संबंध था, यानी मुस्लिम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम और मुस्लिम जो एक लिबरेशन टाइगर फोर्स था, इनके माध्यम से उल्फा को बांग्लादेश के रास्ते से वीपन्स की सप्लाई भी होने लगी। और ये सब वीपन्स लेकर के और जो गन बिजनेस है, इन सारी गतिविधियों में इन्वॉल्व होकर के उल्फा ने भारत में यानी नॉर्थ ईस्ट में अशांति पैदा करना शुरू कर दिया। इसने लिट्टे के साथ भी अपना संपर्क स्थापित किया। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में जितने भी अलगाववादी उस समय 1980 के दशक में आंदोलन चल रहे थे और उसके जितने भी उग्रवादी संगठन थे, उन सबसे भी गठजोड़ स्थापित किया अपना, और भारत सरकार के खिलाफ एक आर्म्ड स्ट्रगल शुरू किया। जो NSCN IM था, NSCN के था, यानी नागालैंड के सबसे बड़े उग्रवादी समूह, उसके साथ इसका कनेक्शन बना। NLFT जो था त्रिपुरा का सबसे बड़ा उग्रवादी संगठन, उसके साथ इन्होंने अपना कनेक्शन बनाया। PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो मणिपुर की है उसके साथ बनाया। मिजोरम का UNLF के साथ संबंध बनाया। तो जितने उग्रवादी ऐसे संगठन, सेपरेटिस्ट ग्रुप्स और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट से, उन सबके साथ कोलैबोरेशन करके इसने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जितने भी प्रकार के हैं, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू पैसा कमाना, वीपन स्मगलिंग के थ्रू पैसा कमाना, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग करना, जितने भी ऐसी चीजें हैं, इन सब के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट में अशांति पैदा करना शुरू कर दिया। और इसलिए भारत सरकार ने इसे एक बहुत बड़ा थ्रेट माना इंडिया के इंटीग्रिटी पर। इंडिया मतलब जो भारतीय संघ है, जो एक अविनाशी संघ है, उस पर ये एक बड़ा खतरा माना गया। और इसलिए इसका सफाया करने के लिए कई प्रकार के एक्शंस लिए गए। और 1990 के दशक में इसके खिलाफ ऑपरेशन राइनो और ऑपरेशन बजरंग चलाया गया। उस समय उल्फा अलग अलग जगहों पर उसके कैडर भाग भाग करके शरण लेने लगे। खासकर वो बांग्लादेश के चटगांव हिल्स में गए, और रॉयल जो आर्मी ऑफ भूटान है उसके साथ उल्फा वालों ने अपने कनेक्शंस स्थापित किए। और उस कनेक्शंस के माध्यम से भूटान की धरती पर टेरर कैंप्स अपने इन्होंने बनाए। और इसके अलावा जितने भी और ऐसे इलाके हैं, खासकर चीन का जो यूनान प्रोविंस है, इंडिया चाइना बॉर्डर के पास जो चाइनीज टेरिटरी में पड़ने वाले इलाके हैं, उन सब पर भी इन्होंने अपने कैंप्स बना करके भारत विरोधी कार्यवाहियां करनी शुरू कर दी। और ये जो सबसे ज़्यादा है ड्रग ट्रैफिकिंग और वीपन स्मगलिंग, इन सब माध्यमों से बड़े पैमाने पर पैसा कमाना भी शुरू कर दिया। तो भारत विरोध के नाम पर जब इतनी बड़ी कार्रवाई होने लगी, तब भारत सरकार ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA जो कानून है 1967 का, उसका इस्तेमाल किया। क्योंकि हमारे देश में किसी भी अगर संगठन को, चाहे वो आतंकवादी संगठन है या कोई भी ऐसा संगठन है, तो उसको अगर टेरर ऑर्गेनाइजेशन या इलीगल या बैंड ऑर्गेनाइजेशन घोषित करना है तो UAPA कानून के तहत ही उसे घोषित किया जाता है। और UAPA के तहत ही उल्फा के खिलाफ कई बार कार्यवाही की गई। तो उल्फा ने समय समय पर अपनी रणनीति में भी परिवर्तन किया, अलग अलग फैक्शंस बनाए, अलग अलग नेटवर्क्स बनाए, अलग अलग फ्रंटल ग्रुप्स बनाए। तो उल्फा का एक फैक्शन, एक ग्रुप ऐसा बना जिसको हम उल्फा ATF बोलते हैं, यानी उल्फा एंटी टॉक्स फैक्शन। उल्फा की ऐसी शाखा जो भारत सरकार से या राज्य सरकार से वार्ता करने के पक्ष में नहीं थी कि पीस निगोशिएशन नहीं होगा, पीस टॉक्स नहीं होगा, या फिर सीज फायर एग्रीमेंट पर बात नहीं करेंगे, ऐसा करने वाला उल्फा ATF कहलाया। लेकिन इसके साथ साथ एक और गुट बना जिसको उल्फा
पीटीएफ बोलते हैं, यानी प्रो टॉक्स फैक्शन, यानी जो इस पक्ष में था कि हाँ ठीक है, हम समझौता कर सकते हैं, भारत सरकार से वार्ता कर सकते हैं, शांति वार्ता कर सकते हैं। तो भारत सरकार ने पीटीएफ वाले से समय समय पर कोशिश करी कि शांति वार्ता हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं निकला। और इसके साथ साथ उल्फा का एक और विंग है जिसको हम उल्फा आई बोलते हैं, यानी उल्फा इंडिपेंडेंट, जो भारत और चीन के बॉर्डर पर काम करता है, और परेश बरुआ उसको लीड करता रहा है। परेश बरुआ जो है पूरे उल्फा का जो मिलिट्री विंग है उसके चीफ के रूप में उसने काम किया। तो चाइना की धरती से भारत विरोधी सब कार्रवाइयां होने लगी, और सबसे बड़ी बात, चाइना का जो यूनान प्रोविंस है वहां से इलीगल वीपन्स की सप्लाई होती है म्यांमार में पहुंचता है। शान जो प्रोविंस है, शान पठार जो प्रदेश है, उन सब इलाकों में, चिन पहाड़ियों वाला जो क्षेत्र है, तो वहां के जो उग्रवादी समूह हैं, यानी काचिन, करेन, अराकान, इन सब के पास वो हथियार आ जाता है, और वहां से सीधे म्यांमार से नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट को डीस्टेबलाइज करने में चाइना का बहुत बड़ा रोल है, और उल्फा चाइना का जो कनेक्शन रहा है वो एक बहुत बड़ा खतरा रहा है। इसलिए इसे भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता, भारत की रक्षा के खिलाफ एक बड़ी चुनौती माना जाता है। इसलिए भारत सरकार ने इतना कठोर फैसला लिया कि उल्फा को अवैधानिक घोषित करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए, और गुवाहाटी के जो हाई कोर्ट के जज हैं उनके अध्यक्षता में ये सब काम किया जाएगा। साथियों, यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण बात है कि सरकार जो है जब किसी उग्रवादी संगठन को बैंड घोषित कर देती है, यानी प्रतिबंध लगा देती है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जाना भी बहुत जरूरी है। इलीगल घोषित करना और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही हम उसके परिसंपत्तियों को जो है जब्त करेंगे, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, अरेस्ट करेंगे, तमाम सब चीजें कानूनी स्तर पर होती हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे संगठनों को घोषित किया जाए। लेकिन भारत सरकार कई अवसरों पर ऐसा काम नहीं करती कि डायरेक्टली उन्हें घोषित कर दिया जाए। उसके पीछे की वजह यह है कि ऐसे उग्रवादी संगठन एक मास सपोर्ट भी प्राप्त करते हैं, यानी जो लोकल पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट है उनकी सिंपैथी भी ऐसे ग्रुप्स के साथ होती है, क्योंकि ये ग्रुप्स में जो मेंबर्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो उन्हीं ट्राइबल समूहों से ही होते हैं जिनके साथ मतलब वो आबादी वहां पर निवास करती है। तो इसलिए एक सिंपैथी और एक जो है वैलिडिटी भी ये लोग तलाश लेते हैं, और इसलिए जब भारत सरकार इनके खिलाफ कोई बहुत कठोर एक्शन लेगी तो वो जो एक मास रिवोल्ट हो सकता है या एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, यानी जनता को लेकर के उग्रवादी संगठन जब इंसर्जेंसी का काम करने लगेगा तो भारत के सामने और चुनौती आ जाएगी। इसलिए ऐसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने के क्रम में भारत थोड़ा सेंसिटिव होकर के काम करता रहा है, क्योंकि NSCN-IM जो नागालैंड वाला है उसका भी उदाहरण अगर देखें तो उसने पहले आरोप लगा रखा है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत जो पारामिलिट्री फोर्सेस नॉर्थ ईस्ट में काम करती हैं वो जो है मानवाधिकार का उल्लंघन करती हैं। नागालैंड के मोन में इन्होंने आरोप लगाया उग्रवादी संगठनों ने कि इंडिया के पारामिलिट्री फोर्सेस ने निर्दोष लोगों को मार डाला। तो इस तरीके की जब बातें वो करते हैं तो वो जनता में अपनी वैलिडिटी भी खोज लेते हैं। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि बहुत सेंसिटिव तरीके से इन सब मुद्दों को देखा जाए। लेकिन अल्टीमेट जो इसका समाधान है वो भारत सरकार ये देखती है कि नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले जितने भी एथनिक कम्युनिटीज हैं उनका कल्चर, उनका रिलीजन, उनका ट्रेडिशन, उनके कस्टम्स, फोक, मोर्स, लोकाचार, रीतियां, जनाचार, उनके जितनी परंपराएं हैं उन सब में कोई हस्तक्षेप न किया जाए। उनके अगर चीज़ों में हस्तक्षेप होगा और उनके मन में ये विश्वास नहीं होगा कि जुडिशरी उनके साथ है, या इंडिया का लेजिस्लेशन, भारत की संसद के द्वारा बनाया गया कोई कानून अगर उनके मामले में हस्तक्षेप करता हुआ नजर आता है, या एग्जीक्यूटिव कोई एक्शन या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो नॉर्थ ईस्ट के एथनिक कम्युनिटीज़ के कल्चरल आइडेंटिटी के अगेंस्ट में जाता है, तो ऐसी स्थिति में अविश्वास बढ़ता है। इसलिए सरकार ने बोला है कि हम एक उग्रवाद मुक्त, विप्लव मुक्त नॉर्थ ईस्ट जल्द से जल्द बनाएंगे 2025 के अंत तक। मोदी सरकार का इसमें विश्वास है कि 2025 तक नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद खत्म होगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर इन लोगों को सरेंडर कराएंगे, इनको डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी से जोड़ करके इतनी सुविधाएं देंगे कि इनको विकास में मजा आने लगेगा, न कि एक्सट्रीमिज्म, इंसर्जेंसी और इन सब चीज़ों में। तो साथियों, नॉर्थ ईस्ट की स्टेबिलिटी, नॉर्थ ईस्ट की प्रॉस्पेरिटी, नॉर्थ ईस्ट में जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये नॉर्थ ईस्ट के लिए ही जरूरी नहीं है, समूचे भारत के विकास के लिए जरूरी है। और
नॉर्थ ईस्ट का बहुत बेहतर कनेक्शन बने इंडिया से, इंडिया के अलग अलग स्टेट से, इसके लिए भी जरूरी है कि समय समय पर नॉर्थ ईस्ट को लेकर के इंक्लूसिव डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी बनाई जाए, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम चलाए जाएं, जिससे लोग एक दूसरे को जाने समझें और जिससे विश्वास, आपसी विश्वास और सद्भाव बढ़े। तो भारत सरकार इन्हीं सब स्ट्रैटेजीज पर काम कर रही है। इसका परिणाम आने वाले समय में दिखेगा। साथियों, आपका क्या विचार है और क्या आप 3 सबसे इफेक्टिव मेजर्स, उपाय बता सकते हैं जिससे नॉर्थ ईस्ट का समावेशी विकास हो सकता है या नॉर्थ ईस्ट में जो उग्रवाद, अलगाववादी आंदोलन है, ये सब रुक सकता है? 3 कौन से सबसे बड़े उपाय आपके हिसाब से हो सकते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम में जल्द मिलेंगे। नमस्कार।